गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जो अध्याय चल रहा है उदारवाद, अभी हाल ही में एक परिवर्तन हुआ है। कक्षाएं नहीं लगने की वजह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% जो कोर्स है वो कम कर दिया। तो उसमें अपने भी कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, लेकिन अपने को भावी जो अध्ययन है उसको ध्यान में रखते हुए इनका अध्ययन करना है। बोर्ड के कोर्स के हिसाब से जो कोर्स हटाया गया है उस पार्ट को नहीं देख करके बाकी का जो पार्ट है उसको देखना है। अपने जो अध्याय चल रहा था उदारवाद में अपन ने इसकी उत्पत्ति एवं विकास, उदारवाद की प्रकृति, इनके बारे में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद के दो रूप। उदारवाद के दो रूप कौन से होते हैं? तो उदारवाद के दो रूप में एक आएगा अपने परंपरागत या बोलो शास्त्रीय या बोल सकते हैं उदांत उदारवाद। एक प्रकार तो यह हो गया, परंपरागत बोल दो, शास्त्रीय बोल दो या उदांत बोल दो। दूसरा है आधुनिक उदारवाद। इन दोनों के बारे में अपन समझेंगे। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं परंपरागत या शास्त्रीय, क्लासिकल या ट्रेडिशनल जो उदारवाद है उसके बारे में। तो देखते हैं। इसमें हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे धर्म, स्वतंत्रता, सीमित राज्य, एकता, और आ जाता है अपने जैसे निजी, इन शब्दों के माध्यम से ही जो परंपरागत उदारवाद है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि ये किन बातों को विशेष महत्व देता है। तो आइए देखते हैं। परंपरागत उदारवाद यह व्यक्ति के धर्म को व्यक्तिगत एवं या हम कह सकते हैं आंतरिक एवं निजी मामला मानता है। व्यक्ति का धर्म व्यक्ति का आंतरिक व निजी मामला। यह मानता है। स्वतंत्रता में आ जाता है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। परंपरागत उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। फिर है सीमित राज्य। सीमित राज्य में क्या है? यह सीमित राज्य के स्वरूप को
स्वीकार करता है। सीमित राज्य के स्वरूप को स्वीकार करता है। एकता की अपन बात करें तो यह सामाजिक प्रतिमान में एकता पर बल देता है। और निजी स्वतंत्रता पर भी बल देता है, या निजी स्वतंत्रता को महत्व देता है। ये परंपरागत या शास्त्रीय या हम कह सकते हैं उदांत जो उदारवाद है उनकी विशेषताएं हैं। ये किन बातों को महत्व देता है? इस प्रकार धीरे धीरे उदारवाद एक वर्ग विशेष किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्ग विशेष में। और वो वर्ग विशेष है पूंजीवाद। पूंजीवाद को महत्व देता है और पूंजीवाद के महत्व के फलस्वरूप समाज में या राज्य में असमानता उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे परंपरागत शास्त्रीय उदारवाद वर्ग किसी एक वर्ग विशेष जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं उसको महत्व देता है, उससे समाज या राज्य में असमानता उत्पन्न होती है। अब असमानता उत्पन्न होती है तो क्या होता है? समाज में संघर्ष होता है और मार्क्स के साम्यवाद को समानता के लिए अपनाते हैं। मार्क्स का जो साम्यवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, उसको अपनाते हैं क्योंकि समाज में क्या हुआ? असमानता व्याप्त हो गई, तो समानता लाने के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांतों पे चलने लगी। तो इस प्रकार मार्क्सवाद से डर करके परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद आधुनिक उदारवाद में परिवर्तित हो गया। और आधुनिक उदारवाद किस चीज को महत्व देने लगा? लोक कल्याण। तो दूसरा प्रकार था अपना आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद। अब आधुनिक उदारवाद विशेष रूप से लोक कल्याण को महत्व देता है। आधुनिक उदारवाद लोक कल्याणकारी है। पहली बात यह लोक कल्याणकारी है, निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है,
निजी स्वतंत्रता पर यह अंकुश लगाता है। लोक कल्याणकारी हो गया। तो इस प्रकार ये आधुनिक और परंपरागत उदारवाद जो है वो सामने आया। अब इसमें कुछ बातें जो हैं वो जानकारी की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक विद्वान था हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने उदारवाद के बारे में यह कहा था कि उदारवाद, परंपरागत जो उदारवाद है उसका जो कार्य है, उसका जो मुख्य कार्य है वो है राजाओं की शक्ति को कम करना। ये परंपरागत। और आधुनिक उदारवाद, या इसने जो अपनी परिभाषा दी उसमें यह बताया था कि भविष्य का जो उदारवाद होगा वो व्यवस्थापिका की शक्तियों को कम करना। ये स्पेंसर ने बताया था। ये परंपरागत उदारवाद के लिए और ये आधुनिक उदारवाद के लिए यह बात बताई थी उसने कि परंपरागत उदारवाद का मुख्य कार्य राजा की शक्ति को कम करना और भविष्य के उदारवाद में व्यवस्थापिका की शक्ति को कम करना उदारवाद का मुख्य कार्य है। और ऐसा हुआ भी। अब जो उदारवाद का जनक लोक है, इसके अलावा बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि कई विद्वान थे जिन्होंने उदारवाद को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने का जो कार्य है, इन्होंने अपनी विवेकशीलता, तर्क, शक्ति, अनुभव आदि के आधार पे इसको आगे बढ़ाया। और साथ ही राज्य का हस्तक्षेप न हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता में या कार्य में राज्य का हस्तक्षेप न हो, यह बात भी इन विद्वानों ने बताई। और उदारवाद के जो दर्शन है, इसके फलस्वरूप ही 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उदारवाद के दर्शन के फलस्वरूप ही 1789 फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा हुई। तो ये उदारवाद की ही देन है।
अब प्रश्न ये आ रहा होगा आपके दिमाग में बच्चों कि ये परंपरागत और जो आधुनिक उदारवाद है इसको कब से माना जाए। तो यह आपको ध्यान में रखने की बात है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी तक परंपरागत उदारवाद 17वीं एवं 18वीं शताब्दी तक परंपरागत उदारवाद था। इसके बाद में आधुनिक उदारवाद आया। यह उदारवाद की बात है। परंपरागत किन चीजों को महत्व देता है वो अपन ने पढ़ा। सीमित राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, धर्म को व्यक्ति का आंतरिक एवं निजी मामला मानता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, निजी स्वतंत्रता को बल देता है। तो इन बातों को यह मानता है। और आधुनिक जो उदारवाद है वो लोक कल्याण पे आधारित है। तो आज अपना अध्याय इतना ही। जय हिंद, जय भारत।